नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 8वीं के लिए उसका पाठ संख्या 6, पाठ का नाम है पंच तत्वों की कहानी। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे और प्रश्न उत्तर हम सीखेंगे। तो इस एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने बना रखी है। पाठ का सार जो है वो मैंने समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं अब पंच तत्वों की कहानी। हमें सभी को पता है कि पंच तत्व कौन कौन से हैं। कि प्रथम पृष्ठ में हमने देखा वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। ये 5 तत्व हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न पाठबोध मौखिक कि समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन क्यों किया, कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन इसलिए किया ताकि मनुष्य पंच तत्वों का महत्व समझ सके। जो हमारे जीवन के लिए 5 तत्व जो हैं महत्वपूर्ण, उनका महत्व समझ सके, इसलिए आयोजन किया। पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में कैसी थी? तो बच्चों, पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में जलते हुए वाष्प पुंज के रूप में थी और सूर्य के समान तेजवान थी। ठीक है, तेजवान होता है तेज चमकने वाली, रोशनी देने वाले। है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पृथ्वी ने कौन सी महत्वपूर्ण बात बताई? पृथ्वी ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, वरना यह 20 डिग्री से 14 डिग्री होता। ठीक है, जो सतह है वही बनाए रखती है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में समुद्र जम जाते और जीवन की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब है वायु ने अपने दूषित होने के क्या क्या कारण गिनाए हैं कि वायु दूषित क्यों होती है। तो अत्यधिक उपकरणों से निकली गैसें, कारखानों से निकला जहरीला धुआं, जंगलों की समाप्ति। तो बच्चों, ये कारण बताए हैं वायु ने अपने दूषित होने के कारण। आगे है लिखित प्रश्न। है जल ने अपने जन्म की क्या कहानी सुनाई? क्योंकि जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु ये सब बात कर रहे थे आपस में। तो जल ने क्या अपने जन्म की कहानी क्या सुनाई? तो जल ने बताया, मेरा जन्म पृथ्वी की ताप से हुआ है। जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तब उसकी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई। ठीक है, ये बादल ठंडे होकर मेरे रूप में बरसते थे, लेकिन पृथ्वी के ताप के कारण में फिर भाप बनकर वायुमंडल में पहुंच जाता था। ये बात कौन बता रहा है? जल बता रहा है। मेरे अथक प्रयास, अथक मतलब मेहनत करने से पृथ्वी ठंडी हुई, तब पर्वत, घाटियां और समुद्र बने। इस तरह समुद्रों के रूप में मेरा अस्तित्व बन पाया। अब है पृथ्वी पर पहाड़ और घाटियां कैसे बने? तो बच्चों, पृथ्वी पर पहाड़ और घाटियां कैसे बने जानिए। पृथ्वी क्या बताती है कि घनघोर वर्षा के कारण पृथ्वी का ताप कुछ कम हुआ और उसकी ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी सी जम गई। पृथ्वी का भीतरी भाग ठंडा होकर सिकुड़ गया, जिससे ऊपरी सतह में भी सिकुड़ने आ गई। इन सिकुड़नों से ही पहाड़ों और घाटियों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर पहाड़ और घाटियां कैसे बने। आगे है पृथ्वी का दामन जीवन जंतुओं और वनस्पतियों से कैसे भर गया? कि वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण रासायनिक प्रक्रियाएं हुई, जिससे क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। तो देखो, हम सबको भी पता है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो क्लोरोफिल नामक तत्व के कारण पौधे क्या हैं? हरे होते हैं। ये हरे रंग वाले एक कोशीय जीव पौधों के रूप में विकसित हुए। इनसे अन्य वनस्पतियां विकसित हुई। पृथ्वी का दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी का दामन जीव जंतु और वनस्पतियों से भर गया। है
जीवों की उत्पत्ति में जल के अलावा और किस किस का योगदान था और क्यों? तो जीवों की उत्पत्ति में जल के अलावा अग्नि और वायु का भी योगदान था। मूसलाधार बारिश के बाद अग्नि सूर्य की किरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंची और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर जीवों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये घ का हो गया प्रश्न। फिर है, समय ने जीवन की उत्पत्ति क्या चक्र बताया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मनुष्य और प्रकृति पंच तत्वों से मिलकर बने हैं, हम सबको भी पता है। मनुष्य के शरीर में ज्यादातर जल ही है। जल वायु तत्व को बनाता है, वायु वनस्पति से आती है, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वायु अग्नि तत्व को बनाती है। अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है। आकाश में बादलों से जल बरसता है, यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता ही रहता है। ठीक है, तो समय ने जीवन की उत्पत्ति का यह चक्र बताया। ये हमारे लिखित प्रश्न हो गए। अभी इसका च भाग देखिए। पांचों तत्वों ने मानव जाति को क्या संदेश दिया? पांचों तत्व थे, उन्होंने क्या संदेश दिया? पांचों तत्वों ने मिलकर मानव जाति को यह संदेश दिया कि अपनी विचारधारा बदलो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके अनुकूल होकर चलो, कि जैसा प्रकृति का वातावरण अच्छा रहे, जिससे कि प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं देना भी सीखो। ऐसा नहीं प्रकृति से लेते ही रहेंगे, हम देना भी सीखो, उसकी रक्षा करने भी सीखो। क्योंकि अगर अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार पांचों तत्वों ने मानव जाति को संदेश दिया। और बच्चों, ये संदेश हमें भी अपने जीवन में क्या करना है? इसका अनुकूलन करना है, यानी कि ऐसा हमें भी मानना है कि अपने जीवन में इस बात को हम लागू करें। ठीक है, अभी है सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए कि आपको वाक्य दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। देखिए, पहले है, हमें प्राकृतिक असंतुलन का सामना किस रूप में करना पड़ रहा है? तो इसमें 4 भाग दिए हैं, इसमें से सही उत्तर छांटना है। जंगलों की हरियाली के रूप में, पक्षियों के विनाश के रूप में, भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि के रूप में, या फिर बढ़ती जनसंख्या के रूप में। कि हमें प्राकृतिक असंतुलन का सामना किस रूप में करना है? तो बच्चों, इसका उत्तर आएगा भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि के रूप में। ठीक है, प्राकृतिक असंतुलन तो तभी होता है, इसलिए करना पड़ रहा है। जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? आकाश में, समुद्र में, पृथ्वी पर या नदी में? तो बच्चों, सबसे पहले समुद्र में हुई थी जीवों की उत्पत्ति, ध्यान रखना है आपको। गए हैं, दूषित वायु मुख्यतः किस प्रकार की बीमारियों का कारण बन गई है? सांस की, मुंह की, पैरों की या फिर हृदय की? तो आएगा उत्तर सांस की। ठीक है, अब है मूल्यपरक प्रश्न। प्रकृति से हमने जो लिया है क्या उसे लौटाना संभव है? कैसे? लिखिए, प्रकृति से हमने जो लिया है उसे पूरी तरह लौटाना संभव तो नहीं है, लेकिन प्रकृति को सहेज कर, यानी कि उसका ध्यान देकर हम उसे सुकून अवश्य दे सकते हैं। अथर्ववेद में प्रकृति से संरक्षण को स्वीकार किया गया है। हे धरती माँ, जो कुछ भी तुमसे लूंगा वह उतना ही होगा जितना तू पुनः पैदा कर सके। ठीक है, ऐसे स्वीकार किया है, इसे प्रकृति का संरक्षण होगा, हम इसका पालन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण आदि ऐसे ही कार्य हैं कि वृक्षारोपण हम करते रहे तो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ होते हुए नहीं देखेंगे और उसकी भरपाई हो जाएगी। प्रकृति की रक्षा के लिए हमारे द्वारा किए छोटे छोटे कार्य सकारात्मक प्रभाव डालेंगे कि जल का महत्व समझना, ठीक है, और प्रदूषण ज़्यादा ना होने देना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के अनुकूलन में बहुत सहायक हैं। ये हो गया मूल्यपरक प्रश्न। अब है भाषा ज्ञान कि निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहले है वृक्ष, वृक्ष का बच्चों पेड़ और तरु। फिर है धरती, धरती का होगा पृथ्वी और वसुधा, धरा भी बोल सकते हैं, जननी भी बोल सकते हैं, माता भी बोल सकते हैं। जंगल का क्या होगा? वन और कानन।
मित्र, मीत, सखा मनुष्य, मानव और नर पौधा, पादप और विटप। ये तो हो गए हमारे दो पर्यायवाची शब्द। आगे है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द। कठोर, कठोर का आसान होगा, कोमल भी कर सकते हैं। भीतरी, बाहरी, शीतल, उष्ण। ठीक है, शीतल ठंडा होता है, उष्ण क्या होता है, गर्म होता है, दोनों ही तत्सम शब्द हैं। श्रेष्ठतम, निम्नतम, स्वच्छ, अस्वच्छ, प्रवेश, निकास। प्रवेश मतलब अंदर जाना और निकास बाहर निकलना। ठीक है, ये हो गए विलोम शब्द। आगे है दिए गए शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करके लिखिए। आवरण, आवरण में उपसर्ग है आ और वरण है मूल शब्द। आभार, आभार में आ उपसर्ग है, भार क्या है, मूल शब्द है। सुव्यवस्था में सु उपसर्ग और व्यवस्था मूल शब्द है। विशेष में वि उपसर्ग है और शेष मूल शब्द है। संरक्षण में सम उपसर्ग है और रक्षण जो है मूल शब्द है। बेखबर में बे उपसर्ग और खबर मूल शब्द है। ठीक है, ये उपसर्ग और मूल शब्दों को हमने अलग अलग करके लिखा। आगे है इन शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करने हैं। आपदा, दुख। आपदा का अर्थ क्या होता है, दुख। निश्चय, दृढ़ विचार। विपदा, संकट होता है। निर्णय, फैसला, दो पक्षों में से किस एक को उचित ठहराना। ठीक है, वो निर्णय। उपेक्षा होता है तिरस्कार करना, किसी का उपेक्षा करना, तिरस्कार करना। अस्त्र, जो हथियार फेंक कर चलाया जाए। शस्त्र, जो हाथ में रखकर चलाया जाए। अपेक्षा, आशा, उपेक्षा, तिरस्कार, अपेक्षा, आशा, उम्मीद, तुलना में। ठीक है, शस्त्र, जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाए। अभी देखिए इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं। आपदा, की आपदा में फंसे लोगों की मदद करो, कि दुख में फंसे लोगों की मदद करो। विपदा, विपदा आने पर अपने पराये का पता चलता है, कि मुश्किल समय आने पर। ठीक है, फिर है उपेक्षा, कि कुष्ठ रोगी होने से रामू को समाज की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। आगे अपेक्षा, मेहुल के माता पिता को अपने बेटे से अपेक्षा है कि वह परीक्षा में प्रथम आएगा, कि उम्मीद है, एक आशा है। निश्चय, मृणालिनी ने खेल प्रतियोगिता में प्रथम आने का निश्चय किया है, कि क्या किया है, दृढ़ विचार किया है। निर्णय, जज ने सही निर्णय देकर दोषी को सजा दी। आगे है अस्त्र, युधिष्ठिर बाला नामक अस्त्र चलाने में निपुण थे। फिर है शस्त्र, अर्जुन ने द्रोण से शस्त्र चलाना सीखा। ठीक है, तो ये हमारे शब्द हो गए कि वाक्य में प्रयोग करके इनके अर्थों को हमने समझा, इनके अर्थ भी हमने जान लिए। आगे है 5वां प्रश्न, पढ़िए, समझिए और उत्तर दीजिए। लिखिए। अंधानुकरण, अंधानुकरण कि अंध जमा अनुकरण। ठीक है, संधि युक्त शब्द हैं। देवालय, देव जमा आलय। परंपरागत, परंपरा जमा आगत। हिमालय, हिम जमा आलय। कुशाग्र, कुश जमा अग्र। संरक्षण, सम जमा रक्षण। पर्यावरण, परि जमा आवरण। ठीक है, पर्यावरण हो गया, क्योंकि ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो यह बन जाता है, ये संधि का नियम है। प्रत्येक, प्रति जमा एक। ई के बाद फिर से भिन्न स्वर आ गया। अत्याधुनिक, अति जमा आधुनिक। ई के बाद फिर से भिन्न स्वर आ गया तो यह बन गया। संदेश, सम जमा देश। ठीक है, तो ये संधि युक्त शब्द हैं बच्चों। संधि आपने सीखी ही होगी, स्वर संधि के ये उदाहरण है। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और क्रिया शब्दों को रेखांकित करते हुए लिखिए कि अकर्मक है या सकर्मक। तो सबसे पहले तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक जिसमें कर्म होता है। ठीक है, आइए देखते हैं वाक्यों के द्वारा। प्रकृति, मनुष्य प्रकृति की चकाचौंध में अंधा हो गया है। तो बच्चों ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई भी है ना, हमें कर्म नहीं दिया गया है, हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। ये सकर्मक है, क्योंकि किसको बचाना है, प्रकृति को बचाना है। फिर अग्नि का ताप मनुष्य के लिए असह्य हो गया, ये फिर से अकर्मक है, क्योंकि इसमें
कर्म नहीं है। इसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है, ये फिर से अकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो कर्म निकल कर सामने आ रहा है, ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो बच्चों छठा प्रश्न भी हमारा पूर्ण हो गया। अभी सातवां है, दिए हुए निर्देश के अनुसार वाक्य को बदले। प्रकृति के विनाश के लिए केवल मनुष्य जिम्मेदार नहीं है, विधानवाचक वाक्य बनाना है। फिर आएगा प्रकृति के विनाश के लिए केवल मनुष्य जिम्मेदार है, क्योंकि पहले निषेधवाचक वाक्य था, इसका विधानवाचक हमने बना दिया। फिर है हरे भरे जंगल और चहचहाते पक्षी आजकल दिखाई देते हैं, निषेधवाचक बनाना है। नकारात्मक वाक्य कि हरे भरे जंगल और चहचहाते पक्षी आजकल दिखाई नहीं देते हैं। पेड़ पौधे भी वातावरण को साफ करते हैं, प्रश्नवाचक बनाना है कि पेड़ पौधे वातावरण को, क्या पेड़ पौधे वातावरण को साफ करते हैं? ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। हमने अपनी जिम्मेदारियों से ही मुंह मोड़ लिया है, विस्मयादि बोधक बनाना है आपको कि हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। इसमें है ना विस्मयादि बोधक चिन्ह बना देंगे कि ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे हमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है, ठीक है। उसमें आगे विस्मयादि बोधक बना देंगे, ये चिन्ह है जो है विस्मयादि बोधक का, ये लगाना है आप। तुम पढ़ाई करते हो, आज्ञावाचक वाक्य, तुम पढ़ाई करो, आज्ञा देते हैं। तुम्हें सफल होना, इच्छावाचक वाक्य बनाना है इसका कि तुम सफल हो, ये इच्छावाचक वाक्य हो गया, जिसमें आदेश और मतलब इच्छा और चाहत जो होती है वो दिखाई जाए। फिर है आज शाम तक वर्षा होगी, संदेहवाचक। संदेहवाचक में शायद या संभवतः आज शाम तक वर्षा होगी, कि कोई पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, हो सकती है। परिश्रम करो सफलता मिलेगी, संकेतवाचक वाक्य, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि परिश्रम की तरफ संकेत किया गया है, तो फिर यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य हो गया है। अब है बच्चों अंतिम प्रश्न, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। अपठित गद्यांश है आपकी बुक में, वैज्ञानिकों का सुझाव से लेकर करना ही होगा। पहला प्रश्न, धरती को ठंडा रखना क्यों आवश्यक लग रहा है? धरती को ठंडा रखना इसलिए आवश्यक लग रहा है ताकि जलवायु की पुरानी ठंडक लौटाई जा सके। फिर धरती को छतरी पहनाने का विचार कैसे पनपा? तो कैसे पनपा? धरती को छतरी पहनाने का विचार उन महाकाय ज्वालामुखी विस्फोटों से जन्मा है, जिनमें उमड़ने वाले गंधक के बादल कई बार पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फेयर के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। वातावरण के ये बादल सौर विकिरण के एक हिस्से को वापस अंतरिक्ष में लौटा देते हैं और उनसे पैदा होने वाली गर्मी धरती तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए धरती को छतरी पहनाने का विचार पनपा। ये पठित गद्यांश जो यहाँ उसमें दिया है, ये उत्तर उसमें से ही छांटना है आपको। आगे है पिघलता अंटार्कटिक किस ओर संकेत कर रहा है? पिघलता अंटार्कटिक पृथ्वी के विनाश की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि वो पिघलना क्या है, हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। बहुत सारी ऐसी वो है जिससे हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी और सूरज की दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पृथ्वी का तो हो गया धरती, वसुधा माता, ठीक है, जननी। सूरज की सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है अंतिम, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दें। तो बच्चों इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है धरती की छतरी, क्योंकि धरती की छतरी, धरती के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये हमारा भाषा ज्ञान का 8वां प्रश्न जो है वो पूर्ण हुआ। इसी के साथ ही ये पाठ भी जो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें ग्रामर के अधिक प्रश्न दिए हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कई बच्चे पहले मैं वीडियो बनाती हूँ तो जब भी सेंड करती हूँ देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो पहले ध्यानपूर्वक आप समझिए, इसको समझने के बाद आप लिखिए, तब आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी, बार बार नहीं समझना पड़ेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आपको कौन से चैप्टर की वीडियो पहले चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।